नमस्कार दोस्तों, मैं नुमान मजीरो एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शंस में। मित्रों, इस वीडियो में अब आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट टू में सबसे पहला चैप्टर है अधिगम। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इसको शुरू करें इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग। अधिगम सीखना, व्यवहार में परिवर्तन आदि चीज़ें होती है इसमें। तो व्यवहार में हुए सभी परिवर्तनों को अधिगम नहीं कहा जाता है। अभ्यास या अनुभव के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अधिगम कहा जाता है अभ्यास और अनुभव के कारण जो परिवर्तन होते हैं उनको अधिगम कहा जाता है। ऐसे परिवर्तनों का उद्देश्य व्यक्ति को अपने वातावरण में समायोजन करने में मदद करने से होता है। ऐसे परिवर्तनों का उद्देश्य व्यक्ति को अपने वातावरण में संयोजन करने में मदद करने से होता है। ठीक है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्रो के अनुसार सीखना आदतें, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। थार्नडाई के अनुसार उपयुक्त अनुक्रिया का चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुकरण में होता है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। कोलविन के अनुसार पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। किंग्सले एवं गेरी के अनुसार अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषता, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, ये कभी नहीं रुकता है, क्योंकि सीखना आदमी जब तक जीता है तब तक सीखता ही रहता है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है और अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। योक्कम व सिम्पसन के अनुसार सीखना सामाजिक है, क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। सीखने की विधियाँ, मेथड्स। किसी भी विषय या पाठ को सीखने के लिए जिस प्रविधि का उपयोग किया जाता है उसे सीखने की विधि कहा जाता है। यानी कि हम किसी भी विषय या पाठ को सीखने के लिए जो विधि यूज लेते हैं उसे ही सीखने की विधि कहा जाता है। हम किस तरह से उसको सीखते हैं। अविराम विधि तथा विराम विधि। विराम विधि में व्यक्ति किसी पाठ या विषय को थोड़ा आराम देकर, रुक कर या बीच बीच में विश्राम लेकर सीखता है। सामान्यतः जब विषय काफ़ी लंबा कठिन हो तो विराम विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। अविराम विधि में व्यक्ति को
इस तरह का कोई विश्राम नहीं होता है, वह लगातार ही एक पाठ या विषय को सीखता है। विराम विधि द्वारा सीखा गया पाठ सामान्यतः अधिक दिनों तक याद रहता है। पूर्ण विधि तथा अंश विधि। पूर्ण विधि क्या है? यदि अधिगमकर्ता किसी पाठ को शुरू से अंत तक एक साथ पढ़कर सीखता है, उसे पूर्ण विधि कहा जाता है। ठीक है। और अंश विधि, जब वह उस पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कुछ भागों में बांटकर प्रत्येक अंश को एक दूसरे के बाद सीखता है, उसे अंश विधि कहा जाता है। आप इसमें यह भी कह सकते हो, जो आप मुख्य नोट्स बना कर जैसे कुछ चीज़ें याद करते हो, तो उसको भी इसमें आप शामिल कर सकते हो। किंग्सले के अनुसार बच्चों के अंश विधि अधिक प्रबल होती है। बच्चों के लिए अंश विधि अधिक प्रबल होती है, जबकि वयस्कों के लिए पूर्ण विधि। यदि अधिगमकर्ता में सीखने का अभिप्रेरक अधिक है, तो पूर्ण विधि अंश विधि से अधिक श्रेष्ठ होगी। बोर के अनुसार अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति में पूर्ण विधि अधिक प्रबल होती है। कम बुद्धि तथा सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति अंश विधि से अधिक सीखते हैं। सामान्यतः जब किसी पाठ को सीखने की प्रारंभिक अवस्था में हो, अंश विधि अधिक उपयोग आती है, परंतु अंतिम अवस्था में पूर्ण विधि अधिक उपयोगी होती है। साभिप्राय सीखना तथा प्रासंगिक सीखना। जब सीखने वाला बालक अपनी इच्छा से एक निश्चित उद्देश्य के साथ किसी कार्य या पाठ को सीखता है, तो उसे साभिप्राय सीखना कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पाठ या विषय को बिना किसी उद्देश्य या इच्छा के सीखता है, तो इसे प्रासंगिक सीखना कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम एक व्यापक मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है और विभिन्न चरणों से गुजरकर यह प्रक्रिया उत्पन्न होती है। स्मिथ के अनुसार संक्षिप्त रूप से सीखने की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक या चालक, कोई आकर्षक लक्ष्य और इसे लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा कठिनाई उपस्थित रहती है। ये सभी बहुत ही आवश्यक हैं। अधिगम के सीखने के प्रकार। आशुबेल ने सीखने के निम्न प्रकार बताए हैं: अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। तो सबसे पहले है अभिग्रहण सीखना। इस प्रकार के अधिगम में अधिगमकर्ता सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है। अधिगमकर्ता उस सामग्री को आत्मसात कर लेता है। यह रटकर भी हो सकता है और समझकर भी। अन्वेषण सीखना। इस प्रकार के अधिगम में अधिगमकर्ता को दी गई सामग्रियों में से नया संप्रत्यय या कोई नया नियम या विचार की खोज कर उसे सीखना होता है। रटकर सीखना, बिना आशय समझे सीखना। अर्थपूर्ण सीखना। इस प्रकार में सीखने वाली सामग्री के सार तत्वों को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है। औपचारिक अधिगम। अधिगमकर्ता द्वारा किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों व सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सीखना, जैसे शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को सिखाया गया अधिगम। अनौपचारिक अधिगम।
अनौपचारिक अधिगम माता पिता, पड़ोस, साथियों द्वारा प्राप्त शिक्षा होती है। अधिगम के अनुक्षेत्र। अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यवहार से संबंधित वे पक्ष जिनमें अपेक्षित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में सभी प्रकार की अधिगम परिस्थितियों में चल रही होती है। इस आधार पर अधिगम के अनुक्षेत्रों को निम्नलिखित 3 प्रकारों में बांटा जाता है और ये प्रकार हैं। पहला है अधिगम का संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। इससे संबंधित अधिगम का उद्देश्य अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। इस व्यवहार में ज्ञानेंद्रियों तथा मस्तिष्क की भूमिका प्रमुख रहती है। सोचना, कल्पना करना, तर्क करना, वर्णन व व्याख्या करना, स्मरण करना इत्यादि होता है। अगला है अधिगम का क्रियात्मक अनुक्षेत्र। अधिगम का क्रियात्मक अनुक्षेत्र। इसका उद्देश्य अधिगमकर्ता के क्रियात्मक या मनोशारीरिक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। चलना, दौड़ना, उतरना, चढ़ना, नाचना, गाना, खाना, पीना आदि। तीसरा है अधिगम का भावनात्मक अनुक्षेत्र। अधिगम का भावनात्मक अनुक्षेत्र। अधिगमकर्ता के भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना, दुखी या सुखी होना, प्रेम, घृणा, तिरस्कार आदि भावों की अभिव्यक्ति करना। तो मित्रों, अधिगम के इस पाठ में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम नया लेके आएंगे, इसका चैप्टर 2। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। और सब्सक्राइब होने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जल्दी हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।